ये 9th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर तुम लोगों को समाप्त हो गया है। अब ये प्रश्नावली है। प्रश्नावली में ऑब्जेक्टिव, तो इसमें विकल्प दिया हुआ है 4 विकल्प। चूँकि तुम लोगों को थ्योरी काफ़ी डिटेल में बतला दिए हैं तो इसका आंसर तुम ही लोग बतलाओगे। सही विकल्प चुने। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। यानी ऊर्ध्वपातन कैसी प्रक्रिया है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में ठोस पदार्थ को गर्म किए जाने पर वह द्रव में नहीं बदलकर सीधे वाष्प में बदल जाए, एवं वाष्प को पुनः ठंडा किए जाने पर वह द्रव में नहीं बदलकर सीधे ठोस में बदल जाए। जैसे कपूर, नारियल तेल में मिला करके अब बच्चा सबको लगाया जाता है सर में, सर्दी खांसी रोकने के लिए। कपूर का उपयोग इसमें भी होता है। इसके बाद मान लो दांत को साफ करने में भी कपूर मिलाया जाता है। आयुर्वेदिक मंजन सब होता है ना। दूसरा उदाहरण बोलो तो। नहीं जी, इसमें उदाहरण में हम 3-4 बतलाए हैं। नेप्थलीन, याद आ रहा है? नौसादर। तब दूसरा तो इसमें होगा तुमको ऊर्ध्वपातन, होगा ना। दूसरा आ जाओ। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, बोलो। गर्मी, ठंडक, ताप में वृद्धि, इनमें कोई नहीं। ठंडक, तब सवाल है वाष्पन से ठंडक की प्रक्रिया, वाष्पन की प्रक्रिया से ठंडक क्यों उत्पन्न होती है? सब कारण बतला दिए हैं। वाष्पन मीन्स वाष्प बनना। किसी भी टेम्परेचर पर वाष्प बनता ही रहता है। ये सब थ्योरी में बतला दिए हैं। मान करके चलो जाड़े के समय में क्या होता है देखना। तालाब के किनारे पर जाओगे, झील के किनारे जाओगे तो तुम पाओगे वहाँ पर जैसे वाष्प पानी से सवेरे सवेरे निकल रहा होता है। ये सब सीन देखा है कभी? और जाड़ा के टाइम में सांस छोड़ोगे ना सुबह में, ढंग से देखोगे तो लगेगा वाष्प निकल रहा है, जलवाष्प निकल रहा है। कुत्ता जीभ निकल करके हाँफता रहता है गर्मी के समय में। वाष्पन की क्रिया, जीभ से वाष्पन की क्रिया होने लगती है। जीभ पर कुत्ता को ठंडा लगता है तो कुत्ता को महसूस होता है पूरा शरीर में ठंडा मिल रहा है। और पसीना से तरबतर हो जाओ। गर्मी के समय में पंखा में आ जाओ या अगर बाहर में हवा बहती है तो कुछ कुछ तुमको ठंडा महसूस होगा। क्यों? शरीर पर चिपका हुआ, शरीर से निकल रहा पसीना का वाष्पीकरण होने लगता है, जिसके चलते हमें ठंडक महसूस होती है। ये सब थ्योरी में बतला दिया गया है। इसमें हो गया बी। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक घटता है। तो क्यों घटता है इसकी भी व्याख्या हो चुकी है। हिमालय पर्वत पर जाओगे, ज्यों ज्यों ऊंचाई पर जाओगे, खाना डिफरेंट ऊंचाई पर बनाओगे तो तुमको लगेगा खाना बनने में ऊंचाई बढ़ेगी तो खाना बनने में देर लगेगी। कुकर तुरंत सीटी मारेगा। पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे पर खौलने लगेगा। 100 से नीचे, मान लो ऊंचाई पर निर्भर करता है कितना ऊंचाई पर जा रहे हो। मान लो 100 मीटर पर ये इसका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक घट करके आ गया है 100 डिग्री सेल्सियस से 99। फिर ऊपर जाओगे मान लो 200 मीटर 300 मीटर तो वहाँ पता चलेगा 94 डिग्री सेल्सियस पर पानी खोलने लगा। यानी पानी का क्वथनांक गिर करके 100 डिग्री सेल्सियस से सीधे 94 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ दाब घटता है, और दाब घटता है तो क्वथनांक भी घटता है ना इसी बात। तो इसका आंसर क्या होगा? वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक घटता है। बी। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, बोलो। गैसीकरण नहीं होगा, ऊर्ध्वपातन नहीं होगा, संघनन। मतलब हाँ, ये तो परिभाषा ही है। सी। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? द्रवण जो, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, यानी ठोस
का काम क्या हो रहा है, अभी कौन सा काम चल रहा है, तो ठोस का द्रव में बदलना। द्रव में बदलना का हिंदी होता है द्रवण। द्रवण मीन्स द्रव में बदलना। तो किसका द्रव में बदलना, तो ठोस का द्रव में बदलना। तो वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है वह द्रवनांक कहलाता है। क्वथनांक तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, क्रांतिक ताप अलग, ये दोनों अलग है। कौन सा होगा, ए। पदार्थों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है। पदार्थों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल का अर्थ हुआ पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखेगा तब न इससे पिंड बनेगा, छोटा से बड़ा, इससे भी बड़ा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, अंतर आणविक बल या अंतरा अणुक बल, है ना। 6 का हो गया सी। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र, इत्र मतलब सेंट, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र का गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है। वाष्पन नहीं होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज बतलाया है ना, यानी गैसों का विसरण, एक दूसरे में मिल जाना विसरण कहलाता है। तो इसमें बी होगा। और है ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है। प्रैक्टिकल क्या है वास्तव में ऐसा होता है, देखा भी होगा। तो बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि यह जल से भारी होता है। बर्फ का टुकड़ा जल से भारी होता तब तो जल में डूब जाता, तो भारी नहीं होता है, यानी पहला विकल्प गलत है। बर्फ और जल का घनत्व समान होता है। जब दोनों का घनत्व समान होगा तब वह तैरेगा नहीं। क्या होगा, यह आर्किमिडीज का सिद्धांत बतलाएंगे। 3 बात होती है, वैसे आर्किमिडीज सिद्धांत का थोड़ा झलक दे दे। लकड़ी का नाव पानी पर तैरता है लेकिन लोहे का नहीं तैरता है, घनत्व के कारण। जिसका घनत्व अधिक रहेगा वह नीचे रहेगा, जिसका घनत्व कम रहेगा वह ऊपर रहेगा। इतना फिलहाल याद रखो। अब क्यों नीचे ऊपर रहेगा ये आर्किमिडीज के सिद्धांत में डिटेल में बतलाएंगे। कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती है जो पानी पर रखोगे ना तो न वह तैरेगा न डूबेगा, सतह पर जाएगा, बल्कि डूब करके थोड़ा सा, जैसे मान लो कल्पना करो मार्कर है पानी के सतह पर, ये सौरमंडल में इसको पानी का सतह प्लाज्मा को मानो, तो ये होगा क्या, यहाँ आ जाएगा, यानी जस्ट पानी के नीचे रहेगा। तो ये सब कुछ जो है पानी, कुछ भाग, कुछ ऐसा भी वस्तु है जो कुछ भाग थोड़ा पानी में भी रहेगा, आधा ऊपर में भी रहेगा। तो ये सब क्यों होता है, तो इसके लिए चैप्टर आ रहा है आर्किमिडीज का सिद्धांत, तो बतलाएंगे। फिलहाल ये गलत है। दूसरा विकल्प भी, बर्फ और जल का घनत्व समान होता है, नहीं होता है, समान नहीं होता है। बर्फ जल से हल्की होती है, ये शूट कर रहा है पूरा। बर्फ जल से हल्की होती है, इसका मतलब उल्टा सोचो तो जल से हल्की है तो जल भारी है, बर्फ हल्की है, यह न हुआ। तो भारी वस्तु नीचे, हल्की वस्तु ऊपर आ जाता है। भारी वस्तु का घनत्व ज़्यादा होगा, हल्की वस्तु का कम। तो फिलहाल ये याद रखना है जब तक आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं पढ़ावे। हल्की वस्तुएं हमेशा ऊपर की ओर रहती है और भारी वस्तु नीचे की ओर। हवा में भी क्या होता है, जैसे गर्मी के दिनों में सूर्य की किरणें जो पड़ती हैं तो नीचे का वायुमंडल गर्म होकर के, वायुमंडल जो गर्म होता है तो नीचे वाला पहले गर्म होता है, और ये हवा ऊपर की ओर उठने लगती है। तो नीचे की हवा ठंडी होने, ये ऊपर की ओर उठने लगती है, और ये क्योंकि ये गर्म होती है, किसके तुलना में, ऊपर की हवा के तुलना में, यानी नीचे में गर्म लेयर तो ऊपर में ठंडा लेयर, इस तरह की बात होती है। तो भारी होने के कारण बर्फ जल के ऊपर में तैरती है, तो ये विकल्प होगा, बर्फ जल से हल्की होती है। हम चिन्ह ही मार देते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान होता है। 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में क्या मान होगा, चलो तू लोग बोलो।
273.15 जुट जाता है, तो ये होगा ख। इस पर तो हिसाब भी बनवाए हैं, ये होगा ख। किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.15 है, सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इस ताप का मान होगा, तो सीधे घटा दो 273.15, तो रिजल्ट आएगा 400। ये भी, इस पर भी हिसाब बनवाए हैं, तो इसलिए तुम लोग को अच्छी तरह ये सब एक झलक में देखते वक्त ही तुरंत आंसर 4 में से 1 ठो मिल जाएगा। सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है निम्न ताप। गलत, विकल्प गलत है, इससे नहीं अंतर पड़ता है या सही है, देखते जाओ, जहां सही मिलेगा अपने पकड़ा जाएगा। निम्न ताप पर कभी भी प्लाज्मा अवस्था मतलब क्रिएट ही नहीं, उत्पन्न ही नहीं हो सकता है। उच्च दाब नहीं होगा। हाई प्रेशर पर प्लाज्मा अवस्था अगर होता तो पृथ्वी पर बहुत जगह हाई प्रेशर है वायु का, लो प्रेशर भी है और हाई प्रेशर भी है, सालों भर रहता है। उच्च ताप बिल्कुल सही है। हाई टेम्परेचर के कारण सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति होती है। बोले थे ना, ये सूरज और तारे क्यों चमकते हैं प्लाज्मा अवस्था में, इसका ये कण होता है इसलिए ये चमकता है। ये सब हो चुका है, तो इसमें होगा उच्च ताप। गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाएगा। क्यों? जाड़े में सिलेंडर में देखना, जो लिक्विड जैसे सिलेंडर को, गैस सिलेंडर को हिलाओगे ना तो लगेगा पानी जैसे ढकर ढकर करता है, और जब ये 2-4 बार हिला दोगे तो गैस के रूप में इसके कण जो है, इसके बीच की दूरी बढ़ने लगेगी, अंतराणविक बल टूटने लगेगा और ये द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी गैस में। तो गर्म करने पर गैस का आयतन ये तो बढ़ेगा, ठंडा करेंगे तो घटेगा, बढ़ जाता है। आर्द्र वायु, ये आर्द्र वायु, इस सब की परिभाषा बतला दिए हैं। आर्द्र वायु में गीले कपड़े देरी से सूखेंगे, विकल्प जो भी हो। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं विलंब से, देरी से तो सूखता है। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की क्रिया कम होती है ना। तो एक ही बार में ये क्या हो गया। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग ये तो बढ़ जाता है, घट जाता है, गलत है। हवा जितनी तेजी से बहती है कपड़ा उतना जल्दी सूखता है ना, तो बढ़ जाता है, ये होगा। तो इस तरह तुम लोग का मतलब इसमें 14 ऑब्जेक्टिव हो गया। इसी पार्ट में तुम लोग, नहीं तो अगले पार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स बतला देंगे।